हमारे सामने आज एक किताब है जिसका कवर ही मतलब आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, और इसका नाम भी उतना ही दिलचस्प है। बिल्कुल, द लेजेंड माइंड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। और कवर पर वो एक रहस्यमयी तीसरी आंख बनी हुई है। देखते ही लगता है कि बात किसी गहरी आध्यात्मिक चीज की होने वाली है। हाँ, लेखक हैं सोनू कुमार, और वो प्रस्तावना में साफ कहते हैं कि ये किताब उनके अपने मन में उठे सवालों का जवाब खोजने का एक सफर है। और इसके लिए उन्होंने विज्ञान, गणित, धर्म मतलब सब कुछ खंगाल डाला है। तो आज हम इसी किताब के पहले अध्याय में गहराई से उतरने वाले हैं। चैप्टर का नाम है मन, उत्पत्ति या विकास। माइंड, ओरिजिन और एवोल्यूशन। और लेखक का दावा बहुत बड़ा है। वो कहते हैं कि ये चैप्टर बताएगा कि हमारा खाना, हमारा भोजन, वो हमारे मन की ताकत को कैसे कंट्रोल करता है। तो चलिए इस अनोखे सफर को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो आपने भी नोटिस किया होगा। हाँ, हर पन्ने के ऊपर जय गुरुदेव लिखा है। और लेजेंड का एक फुल फॉर्म भी लेगेसी इवन गॉड एंड नॉट डीमंस। बिल्कुल, ये हमें पहली ही लाइन में बता देता है कि हम कोई साइकोलॉजी की टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, ये एक तरह से डिस्क्लेमर है कि अपना दिमाग खुला रखें, हम एक आध्यात्मिक दुनिया में कदम रख रहे हैं जहाँ तर्क के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। हाँ, तो चैप्टर शुरू होता है मन की प्रकृति से। लेखक कहते हैं कि हमारा मन जो है ना, वो इच्छाओं का एक अंतहीन समंदर है। हाँ, अच्छा खाना चाहिए, नए कपड़े चाहिए, सब। पैसा चाहिए। दुनिया घूमनी है, मतलब लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। और वो कहते हैं कि मन कोई फिजिकल चीज नहीं है जिसे आप छू सकें। लेकिन ये हमारे शरीर और दिमाग का सुप्रीम बॉस है। सारे ऑर्डर यहीं से आते हैं। और यहीं पर बिना कोई वक्त बर्बाद किए लेखक अपना सबसे जरूरी फॉर्मूला सामने रखते हैं। हाँ, वो समीकरण। मन इज इक्वल टू आत्मा की इच्छा, माइंड इज द डिजायर ऑफ द सोल। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन एक मिनट, अगर इस पे सोचें तो ये बहुत गहरी बात है। बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि लेखक के अनुसार जिसे हम मन कहते हैं वो असल में हमारी आत्मा की इच्छाओं का ही एक बाहरी रूप है। तो मतलब ये कोई दिमागी या न्यूरोलॉजिकल चीज नहीं है, ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक चीज है। उनके हिसाब से हाँ, मन कोई अलग सी चीज नहीं है, बल्कि आत्मा की वो परछाई है जो इस दुनिया से जुड़ना चाहती है। अच्छा, तो अगर मन आत्मा की इच्छा है तो फिर सवाल उठता है कि ये इच्छा पैदा कहाँ से होती है, सोर्स क्या है इसका? और यहाँ लेखक कोई जटिल वैज्ञानिक थ्योरी नहीं देते। नहीं, बल्कि एक ऐसी बात कहते हैं जो हम सबने अपने बड़ों से सुनी होगी। बिल्कुल, एक सदियों पुरानी कहावत, जैसा अन्न वैसा मन। बस यही उनका मूल सिद्धांत है। हाँ, उनका पूरा का पूरा तर्क इसी एक लाइन पर टिका है। वो कह रहे हैं कि हमारे मन का स्वभाव, हमारी इच्छाओं की क्वालिटी, हमारा भोजन ही हमारे मन का कच्चा माल है। जैसा अन्न वैसा मन। ये बात सुनी तो सबने है, पर कोई इसे इतनी गंभीरता से लेगा मैंने सोचा नहीं था। लेखक इसे और समझाने के लिए एक पेड़ का उदाहरण देते हैं ना। हाँ, और वो उदाहरण बहुत कमाल का है। वो कहते हैं, इंसान के मन को एक पेड़ की तरह समझो। ठीक है। अब पेड़ को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? धूप, पानी, ऑक्सीजन, ये सब उसका इनपुट है। और बदले में पेड़ हमें फल, फूल, पत्ते देता है, वो उसका आउटपुट है। बिल्कुल। लेखक कहते हैं ठीक इसी तरह हमारा भोजन हमारे मन का इनपुट है। और हमारी इच्छाएं, जैसे नया फोन चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, हाँ, या किसी से प्यार हो गया, ये सब उस पेड़ पर लगने वाले अलग अलग फल, फूल और पत्ते हैं। वाह, मतलब हमारी सारी इच्छाएं हमारे खाने से पैदा हो रही हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा। और इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए लेखक दुनिया को दो मुख्य हिस्सों में बांट देते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। हाँ, वो दोनों के गुणों की एक लिस्ट देते हैं जो बहुत ही मतलब साफ और सीधी है, कोई लाग लपेट नहीं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। वो कहते हैं कि शाकाहारी लोग आमतौर पर शांत स्वभाव के होते हैं, उनकी इच्छाएं सीमित होती हैं, वो ज्ञानी होते हैं, प्रकृति प्रेमी, दयालु और ईमानदार। और उदाहरण देते हैं बुद्ध का, भिक्षुओं और पुजारियों का। और दूसरे तरफ है मांसाहारी लोग। उनके लिए वो लिखते हैं कि वो आक्रामक और गुस्सैल होते हैं। उनकी इच्छाएं असीमित होती हैं, वो चालाक होते हैं, प्रकृति से उनका जुड़ाव कम होता है। और उनमें क्रूरता, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं ज्यादा होती हैं। और इसके उदाहरण में वो अमीर लोगों, राजाओं और नेताओं का नाम लेते हैं। ये वर्गीकरण बहुत ही ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब दुनिया को सीधे सीधे दो खेमों में बांट दिया गया है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हमें ये याद रखना होगा कि ये लेखक का अपना अवलोकन है जो उनके आध्यात्मिक नजरिए पर आधारित है। वो कोई वैज्ञानिक सर्वे नहीं कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो एक सिद्धांत पेश कर रहे हैं। उनका तर्क किसी व्यक्ति पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि भोजन के पीछे की ऊर्जा को समझना है। ऊर्जा। हाँ, वो कहते हैं कि जब किसी जानवर को मारा जाता है तो उसकी आखिरी भावनाएं, डर, गुस्सा, दर्द, वो सब उस मांस में रह जाती हैं, और जब कोई उसे खाता है तो वो उस ऊर्जा को अपने अंदर ले लेता है। एक तरह का एनर्जी ट्रांसफर। एग्जैक्टली। और यहीं से उनका सबसे नाटकीय और कल्पनाशील सिद्धांत शुरू होता है। हाँ, यहाँ पे कहानी एक बिल्कुल फिल्मी मोड़ लेती है। ये वो हिस्सा है जिसे पढ़कर लगता है कि आप कोई फिलॉसफी की किताब नहीं, बल्कि कोई सुपरनैचुरल थ्रिलर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। लेखक एक काल्पनिक व्यक्ति एक्स का उदाहरण देते हैं। हाँ, चलिए इस सीन को विजुअलाइज करते हैं। एक आदमी है एक्स, वो मांसाहारी है। ठीक है। अब लेखक कहते हैं कि जब एक्स किसी जानवर का मांस खाता है, मछली, मुर्गी, कुछ भी, तो वो सिर्फ प्रोटीन और फैट नहीं खा रहा है। वो सिर्फ उस जानवर का शरीर नहीं खा रहा। नहीं, वो कहते हैं कि उस प्राणी की आत्मा जिसकी मौत एक्स की खाने की इच्छा पूरी करने के लिए हुई है, वो आत्मा एक्स के शरीर में प्रवेश कर जाती है। एक मिनट, क्या? हाँ, और उसके अपने मन का एक हिस्सा बन जाती है। आत्मा भी साथ में आ जाती है? ये तो किसी हॉरर फिल्म जैसा कॉन्सेप्ट है। एक तरह का आध्यात्मिक कब्जा, स्पिरिचुअल पोजेशन। क्या लेखक समझाते हैं कि ये होता कैसे? मतलब इसका कोई प्रोसेस? वो इसके कैसे की वैज्ञानिक प्रक्रिया में नहीं जाते, क्योंकि उनका ढांचा ही आध्यात्मिक है। वो इसे एक प्राकृतिक नियम की तरह बताते हैं। और इसी को वो कहते हैं अनेक मन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल माइंड्स। हाँ, वो एक डायग्राम बनाकर समझाते हैं कि कैसे एक इंसान का अपना एकल मन होता है, एक सिंगल माइंड। लेकिन जैसे ही वो मांसाहार करता है, उसके अंदर दूसरे प्राणियों के मन भी आकर जमा होने लगते हैं। तो अब एक्स के अंदर सिर्फ उसका अपना मन नहीं है, बल्कि मछली की आत्मा का मन, मुर्गी की आत्मा का मन और गाय की आत्मा का मन भी है। उसका दिमाग अब एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, बल्कि एक ऐसा कंप्यूटर बन गया है जिसमें कई सारे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ चल रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? अगर किसी के अंदर इतने सारे मन काम कर रहे हैं तो उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? लेखक के अनुसार इसका नतीजा बहुत गंभीर है। व्यक्ति का अपने ही शरीर पर से नियंत्रण खत्म होने लगता है। नियंत्रण खत्म? हाँ, वो कहते हैं कि उसका शरीर एक जोकर जैसा बन जाता है, जिसे ये अलग अलग आत्माएं अपनी अपनी मर्जी से नचा रही हैं। मतलब उसका गुस्सा, उसके फैसले, उसकी इच्छाएं अब पूरी तरह से उसकी अपनी नहीं रही। बिल्कुल, यही लेखक का तर्क है। तो अगर एक्स को अचानक बहुत तेज गुस्सा आता है तो हो सकता है कि वो उसका अपना गुस्सा हो ही ना। हो सकता है वो उस जानवर की आत्मा की प्रतिक्रिया हो जो मरने से पहले डरा हुआ था या गुस्से में था। तो ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई अपने इमोशंस के लिए भी जिम्मेदार नहीं है। आप अपने ही शरीर के ड्राइवर नहीं रह जाते। आप एक ऐसी गाड़ी के पैसेंजर बन जाते हैं जिसे कई अलग अलग ड्राइवर अपनी अपनी दिशा में खींच रहे हैं। एक मन कहता है शांत रहो, तो दूसरा मन जो शायद किसी आक्रामक जानवर का है वो कहता है लड़ाई करो। और इस अंदरूनी खींचतान में इंसान का अपना एकल मन कमजोर पड़ जाता है और इस भीड़ में कहीं खो जाता है। ये वाकई एक बहुत ही नाटकीय और शक्तिशाली कल्पना है कि हम जो खाते हैं हम सिर्फ उसका शरीर नहीं बल्कि उसकी चेतना को भी ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन लेखक सिर्फ मांसाहारियों पर ही नहीं रुकते। हाँ, शाकाहारियों के लिए भी एक लेवल और है। हाँ, और वो भी बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि शाकाहारियों में भी दो तरह के लोग होते हैं। अच्छा? एक वो जो फल सब्जियों को कच्चा या पकने से पहले डाल से तोड़कर खाते हैं। और दूसरे वो जो ऐसे फल और सब्जियां खाते हैं जो पूरी तरह पकने के बाद बिना तोड़े अपने आप जमीन पर गिर गए हों। अच्छा, इसमें भी फर्क है। लत बड़ा। लेखक कहते हैं कि जो लोग स्वाभाविक रूप से गिरे हुए फल सब्जियां खाते हैं उनका मन अत्यधिक एकाग्र होता है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। और जो लोग तोड़कर खाते हैं उनका मन उतना एकाग्र नहीं होता। यहाँ भी वही अहिंसा का सिद्धांत लागू होता है। जब आप किसी फल को समय से पहले तोड़ते हैं तो आप एक तरह की हिंसा कर रहे हैं। आप प्रकृति के चक्र में दखल दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप वो चीज उठाते हैं जो प्रकृति ने खुद आपको दे दी है तो वो ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। तो मतलब लेखक के लिए सबसे जरूरी चीज है अहिंसा, सिर्फ जानवरों के प्रति नहीं बल्कि पेड़ पौधों के प्रति भी। एकदम सही। उनके दर्शन का सार यही है। तो अध्याय के अंत में लेखक पूरी बात को समेटते कैसे हैं? इसका समाधान क्या है? अंत में लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर हमें अपने एकल मन पर फिर से नियंत्रण पाना है तो हमें अपने भोजन के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना होगा।
और वो कहते हैं कि हमारी अपनी आत्मा या हमारा एकल मन ही हमारी असली बुद्धि है। और अगर मन को नियंत्रित करना है तो उसे अपनी बुद्धि से साधना होगा। और इसका पहला कदम है अपने भोजन को साधना, उसे बाहरी आत्माओं के प्रभाव से बचाना। तो इस पहले अध्याय की हमारी इस पड़ताल का निचोड़ क्या निकला? एक बहुत ही सीधा और शक्तिशाली सिद्धांत है। हाँ, मन हमारी आत्मा की इच्छा है, हमारा भोजन हमारे मन को बनाता है। और सबसे बड़ी बात, उनके अनुसार मांसाहार हमारे भीतर अनेक मन को जन्म दे सकता है, जिससे हम अपना नियंत्रण खो देते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमारे पेट से शुरू होकर हमारी चेतना की गहराइयों तक जाती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े असहज करने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या है वो? लेखक का सिद्धांत है कि भोजन के माध्यम से हम दूसरे प्राणियों की आत्मा या मन को अपने भीतर समा लेते हैं। हाँ, अगर हम इस तर्क को एक कदम और आगे बढ़ाएं, तो क्या सिर्फ भोजन ही हमारा इनपुट है? मतलब हम जो मीडिया देखते हैं, जो संगीत सुनते हैं, जिन लोगों के साथ बहस करते हैं, या जिस तरह का सोशल मीडिया कंटेंट दिन रात अपने दिमाग में भरते हैं, अच्छा, क्या ये सब भी हमारे अपने एकल मन में नए मन या चेतना के टुकड़े नहीं जोड़ रहे हैं? तो क्या हमारी इच्छाएं और हमारे काम उन तरीकों से प्रभावित हो रहे हैं जिनका हमें एहसास तक नहीं है? बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा एकल मन, जिसे हम मैं कहते हैं, वो असल में कितना हमारा अपना है।